तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल लेकर आया हूँ। अगर आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी का मास्टर क्लास नहीं देखो, जाकर देखिए। डाला हुआ 200 क्वेश्चन का डाला हुआ है, 400 टोटल क्वेश्चन है। दोनों में अलग अलग वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में अभी तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 401 नंबर विश्व एवं भारत भूगोल का पहला क्वेश्चन है, भारत सबका उल्लेख मिलता है, तो इसका पुराण हो जाएगा। पुराण राइट आंसर है। 401 का ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान का उल्लेख इंडिया शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यूनानी भाषा हो जाएगी, यूनानी भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो 7वां हो जाएगा, 7वां। राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 7वां है। भारत का विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 2.4% है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय समान रेखा कितने राज्यों से निकलती है, तो इसका राइट आंसर 2 राज्य से हो जाएगा। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा कितने राज्य से, 2 राज्य से। चलते हैं कौन कौन राज्य देखते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और मानक समय से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर 2 राज्य हो जाएगा। कर्क और मानक रेखा दोनों गुजरने वाले राज्य हैं, तो कौन है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है, तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े डिटेल्स में देख रहे हैं। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किथुप अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा को लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमी बिंदु गौ माता गुजरात में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे कि पूछा कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो किथुप हो जाएगा, किथुप अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल कहता है, उसको कहाँ, लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमी बिंदु गौ माता गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसका राइट आंसर 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 406 का बी, 29 डिग्री 18 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 में पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर, अतः भारत देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर है। इसका तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाए पूर्वी देशांतर। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। भारत के संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, भारत का संपूर्ण तटीय सीमा कितना है, तो पहला है, राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भारत का कुल सीमा है, स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई सब दिया हुआ है। आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जितने भी हैं। भारत में मुख्य तटीय सीमा अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप के अंतरिक्ष 61 है, 6100 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाता है, महाभारत। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाता है, महाभारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा डिटेल्स में देख लें, डिटेल्स में थोड़ा सकते हैं। जम्मू कश्मीर पीठ पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलधार है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा है, नेपाल में महाभारत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन म्यांमार के साथ भारत में कितने राज्य सीमा करती है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और म्यांमार से बनाते हैं, ठीक है। सभी सीमा म्यांमार से लगती है, 4 है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत का कौन कौन से कटिबंध में है, कौन कौन कटिबंध में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अभी दो ऑप्शन देखना नीचे है। तो उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्क रेखा से उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध जबकि कर्क रेखा से दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंध स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र नहीं है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा, गंगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है, तो गंगा नहीं है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। गंगा हिमालय नदी का तंत्र भाग है, प्रायद्वीपीय का नहीं। प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र भाग कौन है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र भाग पूछ सकता है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नदी और ताप्ती हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुतुर्दी किस नदी का प्राचीन नाम है, निम्नलिखित में से शुतुर्दी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो सतलज हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुतुर्दी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो सतलज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचम नदियों का प्राचीन नाम निम्नलिखित है। पंचम नाम में जैसे पुराना नाम क्या जाना जाता है, झेलम को बतिस्ता कहा जाता था, और चेनाब को अस्कानी, रावी को परुष्णी, ब्यास को बिपाशा और सतलुज को शुतुर्दी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सतलुज रहेगा। सतलज नदी उद्गम तिब्बत राक्षस मताल से इस झील से होता है। ठीक है, ये कुछ समोर बने थे, जैसे पूछे झेलम को पुराना नाम क्या है, तो झेलम को बतिस्ता कहा जाता है, वेदों में प्राचीन नाम है पुराना। झेलम को बतिस्ता, चेनाब को अस्कानी, रावी को पुरुषनी, ब्यास के बिपाशा, सतलज सतुद्री नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 413 नंबर। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दम चौक हो जाएगा, दम चौक। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दम चौक, राइट आंसर दम चौक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है, श्रीनगर शहर तो झेलम नदी पर हो जाएगा। श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है, झेलम नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का सहायक नदी झेलम नदी पर श्रीनगर से, सिंधु घाटी का सहायक नदी कौन है, झेलम नदी, याद रखिएगा। श्रीनगर कहाँ है, झेलम नदी के स्थित पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है कश्मीर घाटी का, कश्मीर घाटी, राइट आंसर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शोषनाग झील से निकलती है, झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। पूछ रहा है कश्मीर घाटी कौन निर्माण करता है, कश्मीर घाटी में झेलम नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 416। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब हो जाएगा, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 416 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश, लाहौर और स्पीति जिले से ऊपर हिमालय टांडी, चंद्रभागा भागा नदियों से संगम से बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटकाई बुम पहाड़ी कहाँ स्थित है, पटकाई बुम पहाड़ी स्थित है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पटकाई बुम पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में से पटकाई बुम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 418 नंबर, एक मिनट। महाराणा रंजीत सिंह बांध कहाँ है, महाराणा रंजीत सिंह बांध कहाँ है, तो इसका राइट आंसर थीन बांध हो जाएगा, थीन बांध। महाराणा रंजीत सिंह बांध कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है, इसका थीन बांध के नाम से आता है, थीन बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की इस सीमा पर स्थित है, थीन बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। महाराणा रंजीत सिंह के नाम से आने वाला थीन बांध कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, पेरियार नदी को, पेरियार नदी को केरल की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी, केरल की गंगा पेरियार नदी, राइट आंसर पेरियार हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है, केरल की गंगा कहा जाता है, ठीक है, पेरियार को। पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की बांध बना हुआ है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पेरियार नदी केरल के जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूछे क्वेश्चन कि इडुक्की बांध किस राज्य में है, तो केरल में है, किस नदी पर, पेरियार नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट शिवगिरी पहाड़ी से होती है या केरल या तमिलनाडु में बहती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
अलकनंदा और भागीरथ के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथ के संगम पर स्थित है। कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, तो इसका देवप्रयाग हो जाएगा, राइट आंसर है। अलकनंदा और भागीरथ संगम पर स्थित है देवप्रयाग, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं इसका डिटेल्स थोड़ा। भागीरथ और अलकनंदा नदियों संगम पर देवप्रयाग स्थित है। देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग से धौलावीरा और गंगा अलकनंदा। विष्णु प्रयाग से कौन नदी होती है? तो धौल गंगा और अलकनंदा। नंद प्रयाग से अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार गंगा। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग भागीरथ और अलकनंदा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन आपको याद रहो, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग में धौल गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा नंदाकिनी का है नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार गंगा। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग भागीरथ और अलकनंदा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोई ना एक प्रयाग पूछ ही लेगा, ठीक है। जैसे उल्टा देगा अलकनंदा और मंदाकिनी की कौन सी प्रयाग है, तो इसका राइट आंसर देखो ऐसे ही रुद्र प्रयाग ऑप्शन बहुत सारा देता है, ठीक है। उसके अनुसार क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से आता है? सांगपो। गंगा नदी को सांको कहा जाता है बांग्लादेश में, तो ये पद्मा नदी हो जाए, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है। गंगा नदी में बांग्लादेश किस नाम से आता है? तो पद्मा हो जाए, पद्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उगम गंगोत्री हिमनद से होती है। हिमनद गंगोत्री हिमनद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। अरब सागर में कौन गिरने वाली नदी नहीं है? तो महानदी नहीं है अरब सागर में गिरने वाली। माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो महानदी नहीं गिरती है। माही गिरती है, नर्मदा और ताप्ती गिरती है, लेकिन महानदी नहीं गिरती है। नर्मदा ताप्ती अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती है। महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी कहाँ अपना जल लेती है? तो बंगाल की खाड़ी में। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राजस्थान में हिंदगिरीस पर्वत में स्थित एक कुंड से हुआ है। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली, तो नर्मदा नदी, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों से बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है, महानदी, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, माही नदी हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी है? तो माही नदी हो जाएगा। भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार कौन हो जाएगा? तो कांगो नदी। और मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो हो जाएगा। मकर रेखा का है तो लिम्पोपो, कर्क रेखा का है तो माही हो जाएगा, और भूमध्य रेखा का तो कांगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज कर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमांत लंबाई है। भारत की सीमांत लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट। भारत की सीमांत लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की सीमांत लंबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत की सीमांत लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 22,71 0.16 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के कुल तटीय है 7516.16 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब भारत की कुल सीमा है 22,716.6.1 किलोमीटर। टोटल क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तटीय रेखा कुल लंबाई कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जानता है? हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जानता है? तो इसका राइट आंसर चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानता है, चिनाब नदी, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में 12 चला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा से नाम से जानता है। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ जनजातियाँ पहाड़ी कहाँ है? गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी किस राज्य में है? मेघालय, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गारो खासी जनजातीय पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित गारो खासी जनजाति के निवास करने का आधार इन पहाड़ियों के नाम से भी जाना रखा है। जैसे यहाँ पे जनजाति का नाम है गारो खासी जनजातियाँ, तो उस पहाड़ी के नाम से इस पहाड़ी का नाम रखा गया जनजाति के नाम से।
शिलोंग पठार पूर्वी भारत में हिमालय में राज्य दो पूर्वी पठार में ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील है? तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर में लोकटक झील है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकटक झील मणिपुर में, यह मीठे पानी की झील है। इस झील में स्थित द्वीपों का फ्यूडिक कहा जाता है। लोकटक झील केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जहाँ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुमायूं हिमालय सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी? कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। चलते हैं क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याख्या, सतलज नदी, थोड़ा व्याख्या कर देख लेते हैं। सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय के भाग कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय ऊंची चोटी नंदा देवी है। माना एवं नीति कौल द्वारा यह भारत तिब्बत को जुड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय का सबसे बड़ा ऊंचा भाग कौन है? हिमालय के सबसे बड़ा ऊंचा भाग कौन है? तो इसका राइट है नेपाल हो जाएगा। हिमालय का सबसे ऊंचा बड़ा भाग, सबसे ऊंचा भाग कहाँ से? नेपाल में है, नेपाल हिमालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम स्थित एक इस पर्वत के पूरा पूर्व में असम हिमालय में कुमायूं हिमालय में स्थित है। इसका विस्तार काली नदी और तीस्ता नदी तक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 431 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है, सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड में टिहरी बांध। चलते हैं क्वेश्चन पर। टिहरी बांध भागीरथ तथा भील गंगा नदियों का संगम में बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी मैदान में किन नदियों के प्रणाली द्वारा बनाया गया है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों प्रणाली द्वारा बना है? इसका राइट आंसर है गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों की प्रणाली द्वारा बना है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा जूम आउट करते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे। अगला क्वेश्चन है 434 में शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जास्कर हो जाएगा, जास्कर। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें जम्मू कश्मीर व जास्कर श्रेणी में स्थित है। झेलम नदी शेषनाग से झील का निकलती है। यह नदी बुल्लट झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद के बाद मंगला भारत और पाक की सीमा पर समानांतर बहती है। झेलम पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है? तो अन्नपूर्णा हो जाएगा। अन्नपूर्णा उत्तराखंड में नहीं है। बंदपुंछ हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, ये सब है, लेकिन अन्नपूर्णा राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की नंदा देवी हो जाएगा। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की लंबाई 7,817 मीटर है। ठीक है, उत्तराखंड में यह कुमायूं हिमालय से सबसे ऊंची चोटी है। इसका शैल या क्षेत्र गढ़वाल चमोली जिले से अंतर्गत 50 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 437 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित जम्मू बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे के श्रीनगर प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूछेगा श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो बनिहाल दर्रे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 438 में क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखते क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेनियान नौशेरी सुरंग। चेनियान नौशेरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चिनानी नौशेरी सुरंग। चिनानी नौशेरी सुरंग हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत की सबसे सड़क सुरंग कौन सी लंबी है? तो चेनानी नौशेरी सुरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
अगला है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नौशेरी सुरंग है, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, या श्यामा सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है। इसका कार्य वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ और 2017 में उद्घाटन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ है? काराकोरम। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,500 मीटर है। ठीक है, यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा तो काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम भारत और चीन के बीच संपर्क प्रदान करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा नहीं है? तो बनिहाल दर्रा नहीं है। बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा बनिहाल। सिपकिल्ला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बराचला दर्रा है, तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बनिहाल दर्रा नहीं है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कौन सा दर्रा है? बराचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बराचला कहाँ है? मनाली में, मनाली को लेह से जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिपकिल्ला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल है। पूछेगा शिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नाथुला दर्रा भारत और सिक्किम के राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 442 नंबर क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़ा नदी तटीय द्वीप कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ा नदी तटीय द्वीप कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी असम के अनेकों धाराओं विभाजित होती है, जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप की सोनवाल जनजाति निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 843 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। इंदिरा नदी दंडकार पठार प्रमुख नदी है, यह तथा यह गोदावरी के सहायक नदी है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ और इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 444 में है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन में एक वो रहता, तमिलनाडु रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात या तमिलनाडु। इसका पहला गुजरात हुआ, दूसरा तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा 1214 किलोमीटर गुजरात की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुजरात तट पर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी तथा साबरमती नदी को उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, कहाँ कहा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहता है। ये ऑप्शन सही हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय को कांडला बंदरगाह। चलते हैं क्वेश्चन पर। कंडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। यह नमक और सूखे के मेवे के निर्यात करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में कॉफ़ी का बंदरगाह, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह को, न्यू मैंगलोर बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। भारत की कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिए कर्नाटक में। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है, सबसे आधुनिकतम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात तो शरावती नदी हो जाएगा। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जोग जलप्रपात किस कौन सी नदी पर है? शरावती नदी। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 449 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन हो जाएगा, बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी बैरन हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालाव हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप अमेरिका में है। यह नारकोंडा नामक द्वीप में 2 सुतुम ज्वालामुखी है। पूछेगा विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोनालाव हो जाएगा, हवाई द्वीप है। और हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका में है। पूछेगा भारत की बैरन हो जाएगा, बैरन।
कहाँ है? अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला 450 में, किसी स्थान के लंबे समय तक मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? किसी स्थान के लंबे समय के मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। किसी स्थान के लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानसून शब्द किस भाषा से सबसे बना है? मानसून शब्द किस भाषा का सबसे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। अरबी भाषा से मानसून शब्द किस भाषा से है? अरबी भाषा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 451 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो 4 हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया? तो 4। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद और ऋतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है? मावठ की वर्षा, तो इसका राइट आंसर गेहूँ को हो जाएगा। गेहूँ के लिए मावठ की वर्षा गेहूँ के लिए लाभकारी होता है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो आप लोग रट के जाइएगा। कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस अभी तो फिलहाल है, अभी बहुत सारे एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के कर्क रेखा की लंबता चमकने वाले उत्तर भारत के तापमान को क्या परिवर्तन होता है? सूर्य के कर्क रेखा पर लंबता चमकने से उत्तर भारत के तापमान पर क्या परिवर्तन होता है? तो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत वर्षा का ऋतुकाल, भारत में वर्षा का ऋतुकाल क्या है? 1 मिनट। भारत में वर्षा का ऋतुकाल तो मध्य जून से अगस्त तक। भारत में वर्षा का ऋतुकाल का मध्य जून से अगस्त तक। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है तो कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है तो पश्चिम घाट और पश्चिमी ढाल हो जाएगा, बी ऑप्शन। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है पश्चिम घाट और पश्चिमी ढाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 58 नंबर 458 देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर मानसून का प्रत्यावर्त काल कहा जाता है, सितंबर और अक्टूबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 118 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा डिटेल्स में देखो। भारत की वार्षिक औसत 118 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मुंशीराम है 1300 सेंटीमीटर तथा थार मरुस्थल जैसे में 5 सेंटीमीटर है औसत है। भारत में वर्षा का ऋतु काल मध्य जून सितंबर तक आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मृदा कौन सी है? तो लेटराइट मृदा हो जाएगा। लेटराइट ईंट बनाने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली मृदा कौन है? लेटराइट। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेटराइट मृदा शुष्क होने के अत्यधिक ठोस हो जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग लेटराइट मृदा कहता है। पीट मृदा को मुख्यतः पाई जाती है, पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है केरल में। पीट मृदा कहाँ पाई जाती है? केरल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्वी के समानांतर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार और इस पानी के बगीचे भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। काली मृदा नहीं पाई जाती है। काली मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो केरल में नहीं पाई जाती। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। काली मृदा कहाँ? केरल में। महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में है, तमिलनाडु में, लेकिन केरल में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तर कर्नाटक पाई जाती है, जबकि केरल में लेटराइट मृदा पाई जाती है। केरल में कौन सी मृदा? लेटराइट। और काली मृदा का है तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन पर।
लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती? लाल मृदा, तो इसका राइट आंसर असम में। असम में लाल मृदा नहीं पाई जाती, डी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, मणिपुर में है। मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में लाल मृदा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर काली मिट्टी में, काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मृदा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए प्रयुक्त मृदा कौन सी है? तो लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा चाय, कॉफ़ी, मसाला के लिए उपयुक्त है, सबसे परफेक्ट है, ठीक है, लेटराइट मृदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। लेटराइट मृदा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला स्थानों में पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। अधिक वर्षा के कारण लेटराइट मृदा निक्षालन अधिक होता है, अतः यह समान फसलों के लिए उपयोग नहीं होता, इसलिए लेटराइट मृदा रोपित फसलों जैसे कॉफ़ी, मसालों की खेती होती है। लेटराइट मृदा कॉफ़ी और मसालों की खेती होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम जूट मिल स्थापना कब हुआ? प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट 1855 हो जाएगा। 1855 में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुआ, 1855। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में कोलकाता के समीप रिसारा नामक स्थान पर की गई। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और जूट उत्पादित होता है, ठीक है। तो प्रथम जूट मिल का स्थापना 1855 में कहाँ किया? तो कोलकाता के समीप रिसारा नामक स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? इसका 24 जुलाई 1991 हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, 24 जुलाई 1991। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा की गई। इस नीति का उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण का नारा दिया। पूछेगा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीय का नारा किसने दिया? तो किस नीति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में दिया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। दुर्गापुर कहाँ है? ये गलती है, देखिए। राउर के जर्मनी की सहायता से बनेगा, ठीक है। भिलाई रूस के, ठीक है। बोकारो रूस के, ठीक है। लेकिन दुर्गापुर क्या हो? ब्रिटेन हो जाएगा शायद, ब्रिटेन, यूके हो जाएगा, यूके। देखते हैं इसका, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, फिलहाल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग 1962 में ब्रिटेन की सहायता से, देखिए ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बोकारो झारखंड में है। 1964 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का नहीं, निजी क्षेत्र का उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का नहीं है, निजी क्षेत्र का उद्योग। पशु आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लेकिन निजी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 471 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 471 नंबर क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योग कौन सी है? खनिज आधारित उद्योग कौन सी है? तो लोहा है, एल्युमिनियम है, पेट्रोलियम है, सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम और पेट्रोलियम। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 472 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने की कारखाना कहाँ से स्थापित किया गया है? राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो श्री गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने की कारखाना स्थापित किया गया है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग का स्थान आता है। श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने के लिए कारखाना स्थापित किया गया। यह विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के बाद दूसरा राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा भारत विश्व में, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा चीनी उपभोग करता है भारत, दूसरा स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 473 में क्वेश्चन है, कागज निर्माण विधि सर्वप्रथम विकास में कौन सा देश हुआ? कागज निर्माण विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? तो चाइना हो जाएगा, चीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कागज निर्माण विधि में विकास सर्वप्रथम 320 में चीन में हुआ। भारत कागज प्रथम कारखाना 1716 में चेन्नई में तमिलनाडु में खोला गया। भारत में प्रथम कारखाना कागज का कहाँ खोला गया? 1716 में चेन्नई में और तमिलनाडु में खोला गया। चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया। आधुनिक कागज बनाने की प्रथम मिल स्थापना 1812 में सेरारामपुर पश्चिम बंगाल में की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 474 में, भारत के सर्वाधिक लौह इस्पात
वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उड़ीसा 50% अकेले लौह उत्पादन के प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 475 नंबर। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला जिला कौन है? सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला जिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मैग्नीज उत्पादन करने वाला जिला है। भारत में मैग्नीज के धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। भारत में मध्य प्रदेश 80% तथा महाराष्ट्र में 24% से भी आधे मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। मैग्नीज एक लौह पूरक धातु है, इसे सभी उद्योगों में गुलाम भी कहा जाता है, इसलिए मिश्र बिना निर्माण होता है। इसके मिश्रण बिना इस बात का निर्माण संभव नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? इसका राइट आंसर लोहर दगा हो जाएगा, लोहर दगा। कौन से बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहर दगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। जानवर से जस्ते का खाना है, खेतरी से तंबा का उत्पादन होता है। खेतरी तंबा का उत्पादन क्षेत्र है। बॉक्साइट खनिज के प्रमुख खान पालुम व लोहदारा बांगरू पहाड़ से झारखंड में उत्पादन होता है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का 5वां स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 477 में क्वेश्चन, अभ्रक में उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर प्रथम स्थान है। अभ्रक में भारत का पहला स्थान है। भारत विश्व के लगभग 60% उत्पादन अकेले करता है, वो इसीलिए प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन से राज्य की सर्वाधिक पाया जाता है। टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन राजस्थान पाया जाता है। टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान। टंगस्टन मुख्य भंडार राजस्थान में डेगान में है। विश्व में सर्वाधिक चीन में पाया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन भारत में कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, डेगान में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया 1867 में माकुम क्षेत्र में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया 1867 में माकुम क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 480 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। देश के कुल खनिज तेल का उत्पादन 60% भाग इसी प्राप्त किया जाता है मुंबई तट पर 176 किलोमीटर दूर स्थित है। बॉम्बे हाई मुंबई तट से 176 60% अकेले उत्पादन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है पर तारापुर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में यूएसए के सहयोग से लगाया गया, 1969 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तारापुर परमाणु बिजली गृह मुंबई 96 किलोमीटर तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में दूसरा परमाणु भट्टा केंद्र रावत भट्टा राजस्थान में सन 1972 में कनाडा के सहयोग से लगाया गया। तो पहला हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा हो जाएगा कलपक्कम, सॉरी रावत भाटा हो जाएगा। रावत भाटा दूसरा स्थान पर है, 1972 में कनाडा की सहायता से लगाया गया रावत भाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 482 नंबर क्वेश्चन, बाबा बुदन पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध है? बाबा बुदन पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र कहाँ है? तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए कह रहा है। बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह क्षेत्र उत्पादन के लिए, लौह क्षेत्र के उत्पादन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सीसा के उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? तो राजस्थान हो जाएगा, ए ऑप्शन है। भारत में सीसा के उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का? राजस्थान। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर? 54.6% भाग कृषि पर निर्भर भारत में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या आजीविका के कृषि पर निर्भर। भारत के कुल क्षेत्रफल के लिए 51% भाग कृषि कार्य कर रही है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला 485 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बल्लारा कृषि कहा जाता है, बल्लारा कृषि।
राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बलारा कृषि। थोड़ा डिटेल्स में जाए। उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, श्रीलंका में इसे चिन्ना कहा जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका कृषि कहा जाता है। राजस्थान में आंतरिक कृषि को बलार कहा जाता है। राजस्थान में बलार कृषि मैदानी भागों दचिया और पर्वतीय क्षेत्रों में चिमाता कहा जाता है। इसका कृषि को क्या क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में चिन्ना कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, राजस्थान में बलारा कहा जाता है और दजिया पर्वत श्रेणी में चिमाता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 486 नंबर क्वेश्चन है। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। भारत में जलवायु आधार पर फसलें हैं, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। खरीफ फसल, जायद, रबी। भारत में जलवायु आधार फसलें कौन सी हैं? खरीफ, जायद और रबी। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चीनी उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, ठीक है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ देश के लगभग 45% गन्ना अकेले उत्पादन करता है राज्य। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 488 नंबर क्वेश्चन। चाय फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय फसल के लिए, तो इसका राइट आंसर लेटेराइट मृदा हो। लेटेराइट मृदा चाय फसल के लिए उपयोग है। चाय फसल, चाय कृषि एक उपयुक्त लेटेराइट मृदा के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 489 नंबर। सोनालिका सुजाता कल्याण में कौन सी फसल किस्में हैं? सोनालिका सुजाता कल्याण गेहूं हो जाएगा। सोनालिका सुजाता कल्याण कौन सी फसलें की किस्में हैं? तो गेहूं का हो जाएगा। सोनालिका सुजाता कल्याण किसकी फसलें? गेहूं का। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव भारत की किस फसल पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर गेहूं को पड़ा, गेहूं का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कॉफ़ी की किस्में हैं? निम्नलिखित से कॉफ़ी की किस्में हैं, तो इसका अरेबिका है, लेबेरिका है, रोबस्टा है और इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। सभी इसका राइट आंसर है। अरेबिका, लेबेरिका, रोबस्टा। राइट आंसर का सभी हो जाएगा। कॉफ़ी के किस्में हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में वाला पहला राष्ट्र है, राज्य देश है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला पहला देश है। कॉफ़ी की 3 किस्में होती है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। विश्व में कॉफ़ी का कुल उत्पादन 4% भाग भारत किया जाता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम नहीं होने का इसके मांग विदेश से अधिक हो रहती है, ठीक है। भारत में उत्पादन 4% किया, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता, इसलिए विदेश से मंगवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में खरीफ फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ एक रबी फसल है, खरीफ नहीं है। चावल है, सोयाबीन है, मक्का है खरीफ फसल, लेकिन गेहूँ नहीं, गेहूँ रबी फसल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खरीफ फसल की फसल काल हो जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में खाता जाता है। भारत में चावल, चलिए एक बार बढ़िया से देख लेते हैं व्याख्या इसका। खरीफ फसल की वर्षा काल का फसल कहते हैं, जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। भारत में चावल, कपास, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल। खरीफ फसल की लक्ष्य दक्षिण पूर्व मानसून की वर्षा से अधिक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन की खेती के सर्वाधिक है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। राइट आंसर डी सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सोयाबीन के लिए मालवा पठार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सोयाबीन को प्रोटीन कहा जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला भारत का चौथे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देश में सर्वाधिक सकल देश में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा फसल बोया जाता है? चावल। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। कयाल क्या है? कयाल, तो केरल के लेगून है, केरल के लेगून कहा जाता है। कयाल क्या है? केरल के लेगून। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल्स में। पश्चिमी तट के मैदान में सबसे दक्षिणी हिस्सा मलाबार तट का नाम है जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर है। मलाबार तट के सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में तट सहारे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भाखड़ा नागल है। भाखड़ा नागल कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा एवं पंजाब नागल में सतलुज नदी पर है। इसके पीछे गोविंद सागर इसलिए है। पूछेगा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी हो जाएगा। राइट आंसर सतलुज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल
भूकंपीय क्षेत्र में विश्व के सबसे गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? सतलुज नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित से किन केंद्रों को नाभिक जोड़ता है? कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को नाभिक को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर एवं पोरबंदर को। सिलचर एवं पोरबंदर राइट आंसर हो जाएगा, ये सिलचर एवं पोरबंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 498 निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? NH 85 हो जाएगा। NH 85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग का छपरा 85 से गोपालगंज को जोड़ता है। 92 किलोमीटर लंबाई यह राजमार्ग छपरा और सीवान में होते हुए गोपालगंज जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ? सीमा सड़क संगठन की स्थापना बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 राइट आंसर हो जाएगा। सीमा संगठन जिसको BRO कहा जाता है 1960 में स्थापना हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। चलते हैं क्वेश्चन पर। सीमा सड़क संगठन लद्दाख लेह तक संसार के सबसे ऊंची सड़क निर्माण किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देते हैं। 500 क्वेश्चन देते हैं। 500वां क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई और चेन्नई के कौन से राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े हैं? दिल्ली मुंबई और चेन्नई कौन NH से जुड़े हुए हैं? तो NH 48 हो जाएगा। दिल्ली मुंबई और चेन्नई किस NH से जुड़े हैं? तो NH 48। NH 48 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली मुंबई और चेन्नई NH 48। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 501 नंबर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राज्य नहीं गुजरात है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग में कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन राज्य से नहीं गुजरता है? छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH 44 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन मोस्ट में जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी को संरक्षण कौन सा परियोजना है बताइए? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी। हाथियों को संरक्षण कौन सी परियोजना है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, दिबांग परियोजना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। सब मानस, दिहांग और पेरियार हाथियों के संरक्षण हेतु परियोजना किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। भारत में सन 1992 में हाथी परियोजना को शुरू किया गया। 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना वर्तमान में 6 राज्यों में संचालित है। भारत में हाथी परियोजना में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, 6 राज्यों में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक और कुछ है। तो पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। गंगेय डॉल्फिन संरक्षण तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ओडिशा में है, याद रखिएगा। गंगेय डॉल्फिन के लिए संरक्षण तो विक्रमशिला अभयारण्य बिहार में है। गंगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला अभयारण्य कहाँ? बिहार में है। एक सिंह गौंडा के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित है, असम में है। एक सिंह गौंडा का संरक्षण हेतु काजीरंगा है, कहाँ है? असम में। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए भारत में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? परियोजना है। कस्तूरी मृग के संरक्षण भारत सरकार ने दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान परियोजना शुरू की कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वनस्पति प्रकार है। पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वनस्पति प्रकार है दाहा हरित है। दाहा हरित राइट आंसर डी हो जाएगा। पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वनस्पति प्रकार दाहा हरित है। दाहा हरित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य स्थित है। तो अंडमान तथा निकोबार में है। भारत में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य का अंडमान और निकोबार में जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 97 वन जीव अभयारण्य है।
97 वन जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में अकेले है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार 299 है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ है? पूछेगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में नैनीताल हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क का, जिसकी स्थापना 1935 में हुआ। पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1935 में। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी देखते हैं। ए में क्या था? एक मिनट। चिल्का झील भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र का है। चिल्का झील हो जाएगा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दोनों हो जाएगा। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं। वह क्षेत्र वर्ष भर या कुछ महीनों में जल ढकते हुए आर्द्रभूमि कहा जाता है। ठीक है। आर्द्रभूमि जैव विविधता में संपन्न होती है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि कौन है? कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन सा है? चिल्का झील। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, को 1 अक्टूबर 1981 में सूचीबद्ध किया गया। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 रामसर साइट क्षेत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 507 नंबर। निम्नलिखित में किस प्रदेश में टाइगर प्रदेश की संख्या दी जाती है? निम्नलिखित किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संख्या दी जाती है? तो इसका राइट है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व केंद्र बाघ मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के नाम से आता है। 6 बाघ रिजर्व है। बांधवगढ़ है, सतपुरा है, कन्हा है, पन्ना है, पेच है, संजय है, डुमरी है। मध्य प्रदेश के पश्चात बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ है, सतपुरा है, कन्हा है, पन्ना है, पेच है, संजय है, डुमरी है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है। इसका पुराना नाम है हेली। अभी हम लोग पीछे पढ़े हेली, जिसका जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली है। इसका 1935 में स्थापना हुआ था। अभी हम लोग पढ़े। ठीक, अभी गया है। चलते हैं क्वेश्चन पर। सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो गोवा तथा केरल हो जाएगा। गोवा तथा केरल। गोवा तथा केरल में सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य गोवा तथा केरल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है। सभी जैव विविधता हॉट स्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, वो सभी हो जाएगा। राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मल मायर्स द्वारा 1988 में दिया गया। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है, जहाँ 20 में जैव विविधता 16.86% है। जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रमुख क्षेत्र बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडा क्षेत्र हो जाएगा। वो सुंडा है। 4 हिमालय 4 हॉटस्पॉट है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 511 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या कर रहा है। एक मिनट। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी में हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी में भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। सबसे अधिक चंदन के लकड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चंदन की लकड़ी वन दक्षिण भाग नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। चंदन वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का सागवान, साल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई आदि घास पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोलास कौन से वनों कहा जाता है? सोलास कौन से वनों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शीतोष्ण वन को। शीतोष्ण वनस्पति को सोलास कहा जाता है। शीतोष्ण वनस्पति को। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट में पर्वत में कम ऊंचाई ढलानों पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंदन के वृक्ष में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट की क्षेत्र नहीं है। तो कौन नहीं है? तो उत्तरी हिमालय नहीं है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सुंदर क्षेत्र है, लेकिन उत्तरी हिमालय हॉटस्पॉट में शामिल नहीं यूनेस्को द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनेस्को द्वारा 4 स्थलों को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा क्षेत्र, जो अंडमान निकोबार भारत में तथा इंडोनेशिया द्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कब प्राकृतिक वृद्धि दर कम हुई थी? तो 1921 में है। 1921 में कम हुई थी वृद्धि दर में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अनुसार बड़े और छोटे के सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है तो राजस्थान पहले हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल में पहला स्थान पर कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात है ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है तो 949 हो जाएगा, 949। ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 949 है, 949। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2011 के जनसंख्या में भारत में लिंगानुपात 943 है। भारत में लिंगानुपात 943 है, ग्रामीण लिंगानुपात कहेगा तो 949 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2010 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसका राइट है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1881 में रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। पहली बार जनगणना विभाग भी बनाया गया जो सेंसर कमीशन नियुक्त किया गया था। पहला जनगणना कब हुआ था भारत में? सर्वप्रथम 1872 में मेयो के काल में, और दूसरा 1881 में रिपन के काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जनगणना 2011 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 43.1% है महिलाओं की साक्षरता दर, 43.1%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर है, लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता 92% लक्षद्वीप में है, न्यूनतम दादर नागर हवेली में 76% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2011 के अनुसार महिलाओं की महिला साक्षरता दर है। वर्ष 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6। चलते हैं भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, ठीक है। टोटल महिला टोटल है 74.4%। आज 2011 जनसंख्या पुरुष की साक्षरता दर 82.14 हो जाएगा, महिला का 65.46 हो जाएगा। और महिलाओं की साक्षरता दर 2001 की तुलना में 1179 अंकों की वृद्धि दर्ज हुआ था 2001 की तुलना में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा लेब्राडोर हो जाएगा, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर धारा उत्तरी ध्रुव सागर से आने वाली कारण ठंडी है, जो ग्रीनलैंड पश्चिमी बेफिल खारिश होकर न्यूफाउंडलैंड निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। इस ठंडी जलधारा में ग्रीनलैंड एक बेफिन द्वीप में हिम से सिलाई आकार नौ परिवहन बुरा प्रभाव डालती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 महाद्वीप कौन सा है? कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशिया के महाद्वीपों में क्षेत्रफल 20 के क्षेत्रफल 29.4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण पूर्व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित? अफ्रीका महाद्वीप, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप में नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती है, एशिया से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से लेकिन उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती है। तो चलिए इसका डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। उत्तर अमेरिका से आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 527 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? हिमाच्छादित आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय अनुसंधान केंद्र कौन सा महासागर है?
भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र में कौन से महासागर है? अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर भारत के हिमाद्री अनुसंधान केंद्र में से महासागर है, तो अकार्कटिक महासागर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं 529 नंबर। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के अनुसंधान केंद्र में कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी दक्षिण गंगोत्री मैत्री कह रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र में कौन से है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती सभी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित है। दक्षिण गंगोत्री 1983 में अब नष्ट हो चुका है, मैत्री हो जाएगा 1989 में, और भारतीय 2012 में। यह जलवायु परिवर्तन चिकित्सा है जो भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 530 नंबर। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मरले डार्लिंग नदी संदर्भ में असत्य कौन है? मरले डार्लिंग नदी संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो मरले नदी किनारे पर से शहर, यही गलती है। मरले डार्लिंग नदी की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी निकलती है, सही है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, यह नदी सस्पेंसर के खाड़ी में गिरती है, तो तीनों सही है। गलत आंसर यह ऑप्शन हो जाएगा। मरले नदी किसके सिडनी शहर है स्थित? मरले नदी किनारे सिडनी शहर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 532 नंबर। ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पश्चिम के किम्बरले पठार में कौन सी नदी है? ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पश्चिम के किम्बरले पठार में कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर स्वाबाना नदी हो जाएगा। स्वाबाना नदी। ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पश्चिम के किम्बे पठार में कौन सी नदी है? तो स्वाबाना नदी, स्वाबाना, सी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन, सॉरी गलती बोलिए, विक्टोरिया नदी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पश्चिम किम्बरले पठार में कौन सी नदी है? तो विक्टोरिया, राइट आंसर विक्टोरिया हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पूर्व स्थित है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में है ग्रेट बैरियर रीफ। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन जो था ग्रेट उत्तर पूर्व हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पूर्व में है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व में चारों गोलार्धों स्थित महाद्वीप में कौन सा है? विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका हो जाएगा। विश्व में चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों अक्षांश गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर में रेखा ग्रीनविच रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 535 नंबर। भूमध्यसागर को लाल सागर जोड़ने वाली क्या कहते हैं? सुएज़नगर भूमध्यसागर व लाल सागर जोड़ती है। चलते हैं सुएज़नगर। इसका थोड़ा डिटेल्स। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर व उत्तर पूर्व में लाल सागर सुएज नहर जोड़ती है। इस नहर का निर्माण मिस्र देश की भूमि को काटकर यूनाइटेड किंगडम देश ने किया था। सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय सन 1956 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीयकरण सुएज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर में प्रवेश द्वार कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर की संधि कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहता है? जिब्राल्टर की संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन, यूरोप, मोरक्को, अफ्रीका में मध्य स्थित है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर कुंजी भूमध्य सागर प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में स्थित है, पूछेगा। चलते अगला क्वेश्चन है एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। राइट आंसर उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे उत्तरतम पर्वतमाला भी कहता है। एटलस नवीन वलित पर्वत श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 539 नंबर। अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका में कलहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति हो जाए। बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बुशमैन। चलते अगले क्वेश्चन पर। 540 नंबर है। मिस्र और अस्वाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मिस्र और अस्वाना बांध
कौन नदी पर है? तो नील नदी हो जाएगा, नील नदी। नील नदी पर मिस्र और अस्वाना बांध कौन सी नदी पर? नील नदी पर। नील नदी पर अस्वाना बांध नील नदी पर स्थित मिस्र नासिर के। चलते क्वेश्चन पर। नील नदी मिस्र के अस्वाना बांध स्थित है। नील नदी पर मिस्र में नासिर झील स्थित है। अस्वाना बांध में सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई तथा जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 541 नंबर। विश्व के सबसे प्रसिद्ध किम्बरले हीरे के खान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर अफ्रीका में हो जाएगा, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग निम्न में किस के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए हो जाएगा, सोना के लिए। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 543 नंबर। निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है। मध्य अमेरिका का देश है ग्वाटेमाला हो जाएगा, एल साल्वाडोर, हुंडुरास, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अमेरिका का देश कह रहा है, मध्य अमेरिका का देश, तो ग्वाटेमाला हो जाएगा, एल साल्वाडोर और हुंडुरास हो जाएगा। चलते हैं अगले इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य अमेरिका में कुल 7 देश है। मध्य अमेरिका में कुल 7 देश है। तो ग्वाटेमाला हो जाएगा, बेलीज हो जाएगा, एल साल्वाडोर हो जाएगा, हुंडर्स हो जाएगा, निकारागुआ हो जाएगा, कोस्टारिका हो जाएगा, पनामा हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए, सभी राइट आंसर है इसका। राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल ग्रहण के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन नील नदी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं नील नदी। विश्व में नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है। अमेजन भूमध्य रेखा के डेल्टा बनाती है। अमेजन पाए जाने वाला विषुवत रेखीय वनों में सेलवास कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बोलिविया पठार होगा, बोलिविया पठार। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पठार बोलिविया पठार। पेरू में व बोलिविया मध्य पटली विरूपणी बल से निर्मित अंतर पर्वतीय बल निर्मित अंतर पठारी पठार है। यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलिविया पठार इंडीज मोड़दार पर्वत के बीच में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में तो उत्तरी चिली में हो जाएगा। कारण कि दक्षिण अफ्रीका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है, तो उत्तरी चिली में हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 547 टिटिकामा झील संदर्भ में असत्य है। टिटिकामा झील में कौन सा? ब्राजील और इक्वाडोर के सीमा बनाती है। टिटिकामा झील ब्राजील और इक्वाडोर की सीमा बनाती है। ब्राजील और इक्वाडोर, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है कंपास कहा जाता है, कंपास। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपास। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहा जाता है। ब्राजील में भूमध्य रेखीय वन सेलवास कहलाते हैं। ब्राजील में भूमध्य रेखीय वन को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। ब्राजील में उपोष्ण कटिबंधीय वन पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्र में सवाना वनस्पति घास के मैदान को कंपास कहा जाता है। चलते क्वेश्चन पर। 549 नंबर। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला विस्तार है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला विस्तार है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो उत्तर दक्षिण में हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला उत्तर दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। यह टेरेसरी युग में बलनदार पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माउंट एल्बर्ट रॉक पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एल्बर्ट रॉक की पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 4399 मीटर है। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी के मॉडल पर आधारित है? भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना में कौन सी मॉडल नदी घाटी पर आधारित है? तो टेनिस नदी राइट आंसर। भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? टेनिस राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं। भारत में दामोदर घाटी नदी परियोजना मॉडल यूएस से टेनिस नदी से परियोजना के आधारित है। कुलाकंगरी पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? कुलाकंगरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो भूटान हो जाएगा, भूटान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 552 नंबर क्वेश्चन। सूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? सूखा जल विद्युत परियोजना, तो इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। भूटान में सूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान हो जाएगा। सॉरी, चूखा है, चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में। चलते हैं क्वेश्चन पर।
यह भारत की सहायता से विकसित किया गया है। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है, भारत की सहायता से बनाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि मलेशिया, इंडोनेशिया और मिलकर करती है? तो मलक्का जल संधि हो जाएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया कौन अलग करता है? कौन जल संधि? मलक्का जल संधि, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 555 नंबर क्वेश्चन। ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्न किस देश में है? कर रहा है ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर मलेशिया में है, मलेशिया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। टकलक का मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकलक का मरुस्थल, बी ऑप्शन चीन में है, चीन में टकलक का मरुस्थल है, चीन में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 500। एशिया शब्द उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एशिया शब्द उत्पत्ति किस भाषा से? हिब्रू भाषा से, हिब्रू भाषा से एशिया शब्द उत्पत्ति हिब्रू भाषा से, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एशिया का अफ्रीका महाद्वीप में अलग करने वाली जल संधि कौन है? एशिया अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि, तो इसका राइट आंसर बाब अल मंदेब संधि हो जाएगा। बाब अल मंदेब संधि एशिया और अफ्रीका के अलग करने वाली संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानता है? तो इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा, भूटान। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलते हैं क्वेश्चन पर। संसार की छत रूट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? संसार की छत, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। पानीर पठार को रूट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, पानीर पठार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, पानीर पठार रूट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला जो यूरोपीय रूस से एशियाई रूस से अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला जो यूरोपीय रूस से एशियाई रूस को अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूराल, यूराल पर्वतमाला जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है, यूराल, यूराल, राइट आंसर यूराल, ए ऑप्शन हो जाएगा। समुद्र समीर बनाता है, समुद्र समीर बनाता है, इसका राइट आंसर दिन में, समुद्र समीर बनाता है कब? दिन में, दिन में, राइट आंसर दिन हो जाएगा। 500 यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर माउंट एल्ब्रुज है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज, माउंट एल्ब्रुज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। यह पर्वत चोटी कॉन्केस पर्वत में स्थित है। कॉन्केस पर्वत एशिया की व यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान में है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार कोलेडोरा हो जाएगा, कोलेडोरा, कोलेडोरा सबसे बड़ा पठार है, कोलेडोरा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में, यूएसए में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगी यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ पे है? तो इसका तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी में किस राज्य में स्थित? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में अरावली श्रेणी, राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात व पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक सफर 800 मीटर लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 508। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, फ्रांस और स्पेन की पेरेनिज हो जाएगा, पेरेनिज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? पेरेनिज हो जाएगा, पेरेनिज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ड्रेक्सनबर्ग पर्वत किस देश में? ड्रेक्सनबर्ग पर्वत किस देश में? इसका राइट दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेक्सनबर्ग पर्वत है, ड्रेक्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका। इंडीज पर्वत श्रेणी में किस महाद्वीप में स्थित है? इंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में इंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, दक्षिण अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसौर कहा जाता है, सूर्य के अधिक दूरी से अपसौर कहा जाता है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 572 नंबर। निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर शुक्र को पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? हमारे सौरमंडल का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून है, वरुण, नेपच्यून इसका वरुण हो जाएगा, राइट आंसर। वरुण के ग्रह की खोज 1946 में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गैसो ने द्वारा की गई थी। हमारे सौर में सबसे बाहरी ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच
क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। सौर मंडल किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, शुक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसका राइट आंसर पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 570 में, किस तिथि को उत्तल गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी अस्थायी पवनें हैं? कौन सी अस्थायी व्यापारिक पवनों को अस्थायी पवनें कहते हैं? व्यापारिक पवनों को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सी ठंडी पवन नहीं है? कौन सी ठंडी पवन? सिरकाव नहीं है, बोरा है, मिलिट्रल है, बुरान है, लेकिन सिरकाव नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूराल व कॉकसेन पर्वत है, यूराल या कॉकसेन पर्वत। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विक्र फिल्टर पवन चलती है, विक्र फिल्टर पवन चलती है, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया प्रांत में। विक्र फिल्टर पवन कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया प्रांत में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से गर्म पवन नहीं है, निम्नलिखित से गर्म पवन नहीं है, जिसका राइट है मिस्ट्रल हो जाएगा, मिस्ट्रल गर्म पवन नहीं है, मिस्ट्रल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकित्सा साठा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकित्सा साठा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वेज नहर, सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है, सबसे बड़ा स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, सू नहर जोड़ती है, सू नहर बंगाल और त्रिपुरा को जोड़ती है, बंगाल और त्रिपुरा को सू नहर जोड़ती है, बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? इसका उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्र में सबसे व्यस्तम मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र क्षेत्र है कहाँ पे? नागासाकी यावाता क्षेत्र में हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कहाँ है? नागासाकी यावाता क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के जोड़ने वाले समुद्र में कौन रेखा क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाली रेखा क्या कहता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान में मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखने क्या हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रमुख इमोत्तर हो जाएगा, प्रमुख इमोत्तर पर मानक समय निर्धारण करने का आधार है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 590 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने 1 डिग्री घूमने में। अगला 591 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस युगांतर देशांतर में स्थानीय समय को मानक समय में माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी ए ऑप्शन हो जाएगा। देशांतरों की रेखाओं के बीच दूरी को क्या कहता है? देशांतरों की रेखाओं के बीच दूरी के गोर कहा जाता है, गोर। राइट में गोर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देशांतर की रेखाओं कुल संख्या 360 है, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा निकट दूर स्थित है, निम्नलिखित में से नगरों में कर्क रेखा से निकट दूर स्थित है, तो गांधीनगर हो जाएगा, गांधीनगर। उज्जैन है दूर पे, जबलपुर है, अगरतला है, लेकिन दूर में कहाँ? गांधीनगर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन 514, पृथ्वी को कौन सी 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। 95 नंबर है, कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 181 है, कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 181। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मकर रेखा की सीधी कब चमकता है? सूर्य मकर रेखा की सीधी कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा की सीधी चमकता है, 22 दिसंबर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग जल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 70%, 70.8%, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में जल मंडल व स्थल मंडल विस्तार प्रतिशत कितना है? 81% से 19% है, 81% से 19%। दक्षिण गोलार्ध में जल मंडल व स्थल मंडल विस्तार 81% से 19%। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा महासागरीय गत्र प्रशांत महासागर में स्थित है? नहीं है, तो म्यूट्रोपिक नहीं हो जाएगा, मिड नाव है, मेरियाना है, टोंगा है, लेकिन म्यूट्रोको नहीं हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 600 क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में किस सागर में सीमाएं 3 महाद्वीपों में स्पर्श करती है? निम्नलिखित में किस सागर को सीमाएं 3 महाद्वीपों में स्पर्श करती है? भूमध्य सागर हो जाएगा। तो हम लोग का आज 200 का विश्व भूगोल और भारत भूगोल कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग पिछला हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं थे, उसका भी मैराथन लगा हुआ है, 200 क्वेश्चन का है। जितने भी एग्जाम आने वाले सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।